theory of distribution, listed in unit 3 of your syllabus, marginal productivity theory. Hello dear students, the theory of factor price is known as theory of distribution. Now what are these factors of production? Factors of production means किसी चीज़ को बनाने के लिए आप जो रिसोर्सेज या जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जैसे लेट अस सपोज, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. अभी मैं आई एम वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, सो लेट्स टेक कि मुझे एक कंप्यूटर बनाना है. तो कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नीड कैपिटल. बिना मनी के यू कांट प्रोड्यूस एनीथिंग. तो कैपिटल doesn't means only money. In economics, capital includes all that things that are required to run a business or that are required to make something else. Like machinery, that is your capital. Main capital is your machinery. Money, that is your capital. Funds, जो भी आपको चाहिए, that is your capital. जैसे एक स्कूल में आपको benches चाहिए, you will need chalk, you will need blackboard, you will need pen, pencils. These are your capital. So कैपिटल. उसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा? कंप्यूटर को बनाने के लिए या किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आई विल रिक्वायर सम स्पेस, तो लैंड. फिर उन सबको अपने आज यू कांट प्रोड्यूस ईच एंड एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ मशीनरी. चाहे 10%, 5% इसे यू विल नीड ह्यूमन कैपिटल. सो योर थर्ड फैक्टर इज लेबर. अब ये लैंड, लेबर और कैपिटल एक जगह पे अपने आप तो आएंगी नहीं, इनको एक जगह पे लाने वाला भी कोई चाहिए, दैट इज योर एंटरप्रेन्योर और योर एंटरप्राइजेस. तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर. अब व्हाट आर देयर प्राइजेस? प्राइजेस मीन्स जैसे मैं कहीं काम करती हूँ तो मुझे काम के बदले में मेरे वेजेस मिलते हैं, सैलरी मिलती है, दैट इज माई रिवॉर्ड. So prices of land, labor, capital and enterprises are what are? Land के बदले में आप क्या दोगे? रेंट. अगर आपका अपना भी है तो यू आर foregoing your rent, कि मैं अपनी जगह पे काम कर रही हूँ, अगर ये मैं जगह मैं किसी और को देती तो इसके बदले में मुझे रेंट मिलता. तो रेंट फॉर लैंड, वेजेस फॉर लेबर, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इतना कुछ क्यों करेगा? फॉर प्रॉफिट. हिज सोल मोटिव इज प्रॉफिट. Now distribution theory examines how these factors of production are remunerated. मतलब किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किस हिसाब से पैसा मिलेगा. हाउ विल वी डिसाइड कि जैसे हम बोल देते हैं कि वेजेस जो हैं 200-300 रुपीज पर डे हैं. हाउ दिस फैक्टर्स ऑफ प्राइजेस आर रेन्यूमरेटेड. कैसे डिसाइड होगा कि जो लेबर है उसको 200 रुपीज मिलेंगे या 300 रुपीज मिलेंगे. Concerned with the prices of a unit of labor, a unit of capital, a unit of land, and being an extension of price theory, it is sometimes called the theory of factor prices. वो कह रहा है कि इसमें आप यही पढ़ते हो कि एक लेबर को कितना प्राइस मिल रहा है, कैपिटल को कितना प्राइस मिल रहा है, लैंड को कितना प्राइस मिल रहा है. So this is nothing but the extension of theory of factor prices. Now what micro and macro theories of distribution? There are 2 theories of distribution. First one is micro theory and the second one is macro theory. Now what are these theories? What these theories say? This theory says the micro theory of distribution explains how the rates of reward for various factors of production are determined. माइक्रो थ्योरी में ये दिया जाता है कि एक प्रोडक्टिव फैक्टर जो है उसको कितना प्राइस जो है वो मिलेगा. और मैक्रो थ्योरी जो है इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट रिवॉर्ड ऑफ वेरियस फैक्टर्स. इसमें अलग अलग प्रोडक्टिव फैक्टर्स के रिलेटिव प्राइस को स्टडी किया जाता है. इसमें देखा जाता है कि एग्रीगेट रिवॉर्ड्स कितना मिलेगा टोटल नेशनल इनकम में किसी एक फैक्टर को. Now theory of distribution as a special case of price theory. हमने अभी ऊपर पढ़ा कि theory of distribution जो है just a extension of price theory. तो अब हम यही पढ़ने जा रहे हैं. In modern economic theory, theory of distribution is only a special case of theory of price. के रिलेटिव प्राइस को स्टडी किया जाता है. इसमें देखा जाता है कि एग्रीगेट रिवॉर्ड्स कितना मिलेगा टोटल नेशनल इनकम में किसी एक फैक्टर. नाउ थ्योरी ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन एज अ स्पेशल केस ऑफ प्राइस थ्योरी। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है जस्ट अ एक्सटेंशन ऑफ प्राइस थ्योरी, तो अब हम यही पढ़ने जा रहे हैं। इन मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ओनली अ स्पेशल केस ऑफ micro theory of distribution. It explains how the rates of reward for various factors of production. The micro theory of distribution explains how the rates of reward for various factors of production are determined. माइक्रो थ्योरी में ये दिया जाता है कि एक प्रोडक्टिव फैक्टर जो है उसको कितना प्राइस जो है वो मिलेगा, और मैक्रो थ्योरी जो है इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट रिवॉर्ड ऑफ वेरियस फैक्टर्स। इसमें अलग अलग प्रोडक्टिव फैक्टर्स के रिलेटिव प्राइस को स्टडी किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि एग्रीगेट रिवॉर्ड्स कितना मिलेगा। Now, marginal productivity theory of distribution. A theory which gives the answer to the question as what determines the prices of factors of production is known as marginal productivity theory. ये थ्योरी कहती है क्या? ये थ्योरी कहती है कि किसी फैक्टर को क्या प्राइस मिलेगा ये डिपेंड करता है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, कि कोई चीज किसी गुड्स एंड सर्विसेज को कितनी कैपेसिटी रखती है प्रोड्यूस करने की, दैट इज हिज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। कैपेसिटी टू वर्क इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरीज कई इकोनॉमिस्ट ने दी है, जैसे कि रिकार्डो, वेस्ट, जेबी क्लार्क, वॉलरस, जेमन्स, विकस्ट्रीट। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ थ्योरी का नोशन का जो इसको पॉपुलराइज किया है इस डॉक्ट्राइन को, उसका मेन क्रेडिट जाता है मार्शल और जे.आर. हिक्स को। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ प्रोडक्ट एंड फैक्टर मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मतलब यू कैन से, हमें पता है परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगे, परफेक्ट मोबिलिटी होगी, परफेक्ट नॉलेज होगा, प्राइस गिवन होगा, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, दैट मीन्स जैसे जैसे लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन होल्ड करता है यहाँ पे। पॉसिबिलिटी ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन मतलब आप लेबर की जगह लैंड, लैंड की जगह कैपिटल, ये सब्सटीट्यूट कर सकते हो। डिविजिबल फैक्टर मीन्स, सॉरी मिस रिटर्न, इट्स डिविजिबल फैक्टर्स। डिविजिबल फैक्टर्स मीन्स आप किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काम कर सकते हो, जैसे थोड़ा सा आज करा लिया, थोड़ा सा कल करवा लिया। रैशनल प्रोड्यूसर, अ प्रोड्यूसर इज रैशनल हुज मेन मोटिव इज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन सप्लाई फिक्स, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं है टेक्नोलॉजी में। वन वेरिएबल इनपुट, सारे के सारे इनपुट्स जो है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन यही कहता है कि जब बाकी सब फैक्टर्स फिक्स होते हैं और एक वेरिएबल होता है तो उसके चेंज होने से आपकी आउटपुट पे क्या चेंज पड़ता है। Now let us explain this theory. This theory can be explained from two points of view. First is from the viewpoint of industry and second is from the viewpoint of a firm. From the viewpoint of industry, this view was given by Professor Clark. From industry viewpoint, this theory studies how prices of factor is determined. हमें पता है परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी फैक्टर का प्राइस वहां फिक्स होगा जहां उसकी डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो जाएंगे। एक्सप्लेन्ड इन दिस डायग्राम, दिस अपवर्ड स्लोपिंग इज योर सप्लाई कर्व, दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग इज योर डिमांड कर्व, दे बोथ कट ईच अदर एट दिस पॉइंट एंड योर प्राइस ओपी हियर दिस ओपी इज फिक्स्ड। बट हमने अभी कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो सप्लाई फिक्स्ड, तो ये तो हो गई स्ट्रेट लाइन, तो सिर्फ एक आपकी डिमांड ही है जो कि बताएगी आपको कि आपकी प्राइस फैक्टर कितना होगा। अब इंडस्ट्री क्या होती है, वी नो इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स। तो इंडस्ट्री की डिमांड कर्व कैसे आ जाएगी, अगर मैं हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटरल समेशन सभी फर्म्स की डिमांड कर्व का कर दूं तो आई विल गेट माय इंडस्ट्री डिमांड कर्व। नाउ व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व ही जो है आपकी डिमांड कर्व को शो करती है, क्योंकि किसी प्रोडक्ट की आप कितनी डिमांड करोगे ये डिपेंड करता है उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है कितनी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी? प्लीज नोट, मैं इसको बोल देती हूँ। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी का मीनिंग होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू की, जैसे मार्जिनल का मतलब होता है वन एक्स्ट्रा यूनिट। शुरू से ही मैं बोलती हूँ जब भी मार्जिनल आए तो इसका मतलब है एक एक्स्ट्रा यूनिट के चेंज होने से क्या हो रहा है। जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट आती है तो एक एक्स्ट्रा यूनिट के चेंज होने से आपकी कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू आता है तो एक एक्स्ट्रा यूनिट के सेल होने से आपके रेवेन्यू में क्या फर्क आता है। इसी तरह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, एक एक्स्ट्रा यूनिट आप एम्प्लॉय करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी में क्या चेंज आता है। सेम ऐसे ही मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी
कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आपने एक एडिशनल यूनिट या कितने एडिशनल यूनिट जो है आपने प्रोड्यूस किए हैं। जैसे मान लो पहले मैंने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए थे, अब एक यूनिट एक्स्ट्रा लगाने से या थोड़ा सा काम ज़्यादा करने से मैंने अब जो पहले 10 यूनिट किए थे अब मैंने 11 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया, तो दैट 1 यूनिट इज माय मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। अब उस एक यूनिट को बेचकर मुझे कितना रेवेन्यू मिला, दैट विज बी माई मार्जिनल रेवेन्यू। तो जब आप उस एक यूनिट और रेवेन्यू को इकट्ठा स्टडी करते हो दैट बिकम्स योर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। आप कह सकते हो कि टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आता है एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लगाने से, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। नाउ व्हाट इज मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट? अगेन एक एक्स्ट्रा फैक्टर एम्प्लॉय करने से आपकी कॉस्ट पे क्या फर्क आ रहा है, दैट इज कॉल्ड योर मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। तो एक प्रोड्यूसर उस पॉइंट तक काम करेगा जहां तक कि उसकी खर्चा यानी उसकी कॉस्ट और उसको कितना जनरेट हो रहा है यानी कि उसका रेवेन्यू आपस में बराबर नहीं हो जाते। क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट कर रहे हैं तो डिमांड कर्व भी कौन सी हो जाएगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और हमने अभी ऊपर कहा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी उसकी डिमांड कर्व ही है, तो उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व भी क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इन दिस डायग्राम 1 explains the demand curve of firm A, diagram B explains demand curve of firm B, and diagram C explains demand curve of the industry. You can see that at OP price, what is happening at OP price? At OP price, firm A is employing या firm A is demanding OL units of a product, a factor. Firm B at the same OP price is demanding OK unit of the product. If I see in the diagram by summation of OL plus OK, I will get the area OT. You can see, you can add, you will get this area OT. Means जब प्राइस OP था तो फर्म A जो है OL फैक्टर डिमांड कर रही थी, फर्म B OK फैक्टर डिमांड कर रही थी और इंडस्ट्री जो है OT फैक्टर की डिमांड कर रही थी। जब प्राइस कम होकर OP1 पे आ गया तो A की डिमांड भी कम होगी, B की भी होगी और अल्टीमेटली इंडस्ट्री की डिमांड पे भी इसका फर्क पड़ेगा। बाय taking summation of MRPF of A curve and MRPF of B curve. MRPF means marginal revenue productivity of factor. I get the MRPF of industry, that is summation of marginal revenue productivity of factor. Explain the diagram. Now factor price determination. अब हमने पढ़ लिया रेवेन्यू कर्व कैसे होगी। अब हमने देखना है, क्लार्क ने एक्सप्लेन किया है कि प्राइस डिटरमाइन कहाँ पे होगा। इट विल बी डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर इंडस्ट्री डिमांड कर्व फॉर फैक्टर इज इक्वल टू इट्स सप्लाई कर्व विच इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। हमने ऊपर लिखा था फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट है तो सप्लाई इज फिक्स, सप्लाई इज फिक्स एट दिस लेवल, demand curve is downward sloping, they both cut each other at point E, so equilibrium price is OP. Given this factor price, a firm under perfect competition take its decision regarding employment of factor कि कितना इसको फैक्टर को एम्प्लॉय करना है या नहीं करना है, और करना है तो क्या प्राइस देना है, यहाँ पे वो डिसाइड कर लेगी। नाउ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फर्म, फर्म का जो व्यू पॉइंट है दिस वाज गिवन बाय प्रोफेसर फर्म का जो व्यू पॉइंट है दिस वाज गिवन बाय प्रोफेसर, लेट अस टेक अ सेकेंड, yes, this was given by Professor Hicks and Marshall. Now what is from the firm point of view? From firm point of view, firm takes the decision how much of factor is to be employed. अब पता लग गया इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री की माननी पड़ेगी फर्म को कि इतने पे मैंने जो है फर्म फैक्टर को जो है प्राइस देना है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि एक फैक्टर को कितना प्राइस देना, ये तो हो गया। अब द क्वेश्चन अराइज कि कितने फैक्टर एम्प्लॉय करने हैं, मुझे 4 लेबर लगानी है, 5 लेबर लगानी है, 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लेना है, 6 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लेना है, कौन सा कॉम्बिनेशन लेना दोनों को, अब ये फर्म ने डिसाइड करना है।
ये थ्योरी कहती है अ फर्म विल एम्प्लॉय दैट नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये उतने फैक्टर्स लगाएगी जहां पर इसकी मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर नहीं हो जाती। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को ही बोलते हैं वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। अभी हमने पढ़ा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या है, हमने अभी कहा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज नथिंग बट मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इनटू मार्जिनल रेवेन्यू। और रेवेन्यू मतलब उसके क्या उसकी वैल्यू मिल रही है, और यही तो हमने कहा वैल्यू ऑफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, तो एमआरपी इज इक्वल टू वीएमपी। ऊपर हमने इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, अब हम इसको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फर्म द थ्योरी इंडिकेट्स हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अ फैक्टर इट शुड डिमांड, इसीलिए इस थ्योरी को कहते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर डिमांड। Other things remaining same, as more and more units of factors are employed by a firm, their marginal productivity goes on diminishing, क्योंकि law of diminishing returns ऑपरेट कर रहा है, जितना ज़्यादा आप लगाते जाओगे प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। हमने अभी पढ़ा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, हमें ये भी पता है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन AR इज इक्वल टू MR, सो योर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ये भी हमने पढ़ लिया, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इंटू MR। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है और MR तो कॉन्स्टेंट ही रह रहा है, एक फैक्टर कांस्टेंट है दूसरा फैक्टर कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी भी कम होती जाएगी। इसके प्रॉफिट वहां पे मैक्सिमम होंगे जहां पे इसकी कॉस्ट यानी कि इसको जो रेवेन्यू आ रहा है वो इसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा। अगर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी प्राइस से कम हो जाता है तो फर्म विल इनकर लॉसेस। लेट अस एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल। टेबुलेटिंग फॉर्म में हम इसको समझते हैं। लेट अस सपोज एक फर्म जो है एम्प्लॉय कर रही है कुछ यूनिट्स को, ये 5 यूनिट एम्प्लॉय कर रही है जिसका प्राइस जो है फिक्स है, क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन ले रहे हैं तो इंडस्ट्री ने प्राइस फिक्स करके दिया है 2, 2, 2 एंड 2। ये है कमोडिटी का प्राइस। फैक्टर प्राइस भी मुझे दिया हुआ है 8 रुपीज की, हर एक फैक्टर मुझे 8 रुपए का जो है वो मिल रहा है। शुरू में मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी थी 10 यूनिट्स, तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कितनी आ गई 10 इंटू 2 20। सो ऑन 5th यूनिट तक जाते जाते जब मेरी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी यानी मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट कम होता जाएगा तो मेरी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है 4 रुपीज, लेकिन फैक्टर प्राइस था 8 रुपीज। क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट यूनिट 4 जो है, जिसको मैंने ब्लू लाइन से अंडरलाइन किया है, सर्कल किया है, यूनिट 4 जो है वहां पे मेरी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है 8 यूनिट्स और मेरा प्राइस भी कितना था 8 यूनिट्स, तो दीज आर इक्वल। तो यहाँ पे फर्म जो है इक्विलिब्रियम पे होगी। इससे नीचे अगर फर्म आती है, इससे ज्यादा अगर यूनिट्स वो एम्प्लॉय करती है, प्रोडक्शन करने की कोशिश करती है, तो 5th यूनिट पे उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी 4 यूनिट्स पे आ जाती है और उसका प्राइस जो है 8 पे है। फर्म विल बी हैविंग लॉसेज ऑफ 4 यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज 4 रुपीज का उसको लॉस होगा, तो फर्म नीचे नहीं जाना शुरू चाहेगी। अब चलते हैं ऊपर। अगर फर्म 4 ना प्रोड्यूस करके सिर्फ 3 यूनिट्स एम्प्लॉय करती है तो क्या होगा, तब इसकी ऑब्वियसली मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी 12 यूनिट्स है, 12 रुपीज है, विच इज ग्रेटर देन फैक्टर प्राइस। इंसान की ऐसी कह लो नेचर होती है कि लालच उसको हमेशा आगे खींच के लेके जाता है। उसको लगता है कि नहीं 12 रुपए मिल रहे हैं ना, मैं तो सिर्फ 8 रुपए में खर्चे हैं, मैंने मुझे 12 रुपए मिल रहे हैं, अभी भी मुझे 4 रुपए का फायदा है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा और प्रोड्यूस करूं। जैसे उसने शुरू में 20 से वो 16 पे क्यों आया, उसकी तो वहां पे भी प्रोडक्टिविटी कम होनी शुरू हो गई थी। उसके मन में था अच्छा मैं 8 रुपए खर्च रहा हूँ, मुझे 20 रुपए मिल रहे हैं, चलो मुझे 12 रुपए का फायदा हो रहा है, कोई बात नहीं थोड़ा सा फायदा हम अपना कम कर देते हैं, लेकिन मैं और प्रोड्यूस करता हूँ, लालच। अगला जब उसने किया तो उसको 16 MRP मिली, लेकिन उसकी फैक्टर प्राइस तो 8 रुपए था। उसके दिमाग में फिर से आता अच्छा मैंने 8 रुपए खर्च किए हैं, मुझे 16 रुपए मिले, अभी भी मुझे 8 रुपए का फायदा है, क्यों ना थोड़ा सा और प्रोड्यूस किया जाए। फिर वो नेक्स्ट यूनिट पे जब आता है तो 12 और 8 खर्चे उसने 8 रुपए, उसको 12, अभी भी उसके मन में होता है अच्छा ठीक है अभी तो थोड़ा सा फायदा हो ही रहा है। फिर वो जाता है 4th यूनिट पे। 4th यूनिट पे उसकी MRP और फैक्टर प्राइस अच्छा कोई लॉस तो नहीं है ना, मैंने 8 रुपए खर्च किया, मुझे 8 रुपए मिल रहे हैं, चलो थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं। जब वो ट्राई करता है उसको लॉस होता है, वो दोबारा से पीछे आ जाता है, तो अल्टीमेटली उसका लालच उसको ऊपर नहीं रहने देता और उसका लॉसेस उसको नीचे नहीं जाने देते। अल्टीमेटली ही स्टक एट द सिचुएशन ऑफ 4th यूनिट वेयर हिट्स MRP इज इक्वल टू फैक्टर प्राइस। लेट अस एक्सप्लेन दिस डायग्रामेटिकली। इन दिस डायग्राम एक्स एक्सिस पे मैंने लिए हैं फैक्टर यूनिट्स, वाई एक्सिस पे फैक्टर कॉस्ट या मेरी प्रोडक्टिविटी कितनी है। मैंने टेबल को यहाँ पे किया है। आई विल सी दैट कि जो मेरी ये फैक्टर प्राइस है, WW लाइन जो है आपकी फैक्टर प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है, 8 पे फिक्स थी। 4th यूनिट पे मेरी WW लाइन जो है मेरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लाइन को कट कर रही है। ई पॉइंट पे आई हैव रिटन दैट मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू MRP, तो यहाँ पे मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होंगी। अगर मैं इससे नीचे जाती हूँ तो मुझे इस एरिया का क्या है लॉस जो उठाना पड़ेगा। नाउ 3 केसेस अराइज। केस 1, अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल फैक्टर हो तो क्या होगा, आइदर लेबर और लैंड।
केस 2 जब 2 वेरिएबल या 2 से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर हो, लैंड एंड कैपिटल। थर्ड केस जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट पर रुपी ऑफ ईच इनपुट इज सेम, तब क्या होगा। एक्सप्लेन, क्लियर हो जाएगा आपको। हमें पता है एमआरपी इक्वल टू एमएफसी हो गया इक्विलिब्रियम में, तो एमएफसी इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड इक्वल टू 1। सेम इज द 3 केसेस। नाउ each and every theory have some criticism. Marginal productivity theory is also the same. First is unrealistic assumption. इसकी सबसे पहले assumption थी perfect competition, but in reality perfect competition does not exist. ये होमोजेनियस प्रोडक्ट की डिमांड कहती है, पर मार्केट में तो कभी भी प्रोडक्ट होमोजेनियस हो ही नहीं सकते, अलग अलग हो सकते हैं, हिट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे लेबर्स, हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, सारे की सारी लेबर इक्वली स्किल्ड नहीं हो सकती। जो मुझ में कैपेबिलिटीज हैं हो सकता है सामने वाले में वो कैपेबिलिटीज ना हो, जो सामने वाले की जो स्किल्ड है हो सकता है मुझ में वो स्किल्ड ना हो, तो हम दोनों आपस में मैच नहीं करते हैं। योर ऑल द 5 फिंगर्स आर नॉट सेम। नेक्स्ट इज अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन फैक्टर रिवॉर्ड्स नॉट इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट। ये थ्योरी सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करती है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बराबर हो सकता है कि जितना आपने किया, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सभी ने सेम प्राइस देना है, लेकिन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लाइक मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, जो फैक्टर्स होते हैं फिक्स, जो ज्यादा पैसा देता है उसके पास लेबर चली जाती है, मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर वहां पे आपको वेजेस नहीं मिलते हैं, वहां पे आपके वेजेस मार्जिनल प्रोडक्ट से ऊपर नीचे हो सकते हैं। इट कैन नॉट एक्सप्लेन रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये सिर्फ वेरिएबल फैक्टर की बात कर रही है, फिक्स्ड फैक्टर की इसने बात नहीं की। नेग्लेक्ट रोल ऑफ लेबर यूनियन इन इन्फ्लुएंसिंग वेज रेट्स। अब इसने कह दिया वेज रेट फिक्स कर दो, लेकिन लेबर यूनियन तो कभी वेज रेट फिक्स रहने ही नहीं देते, धरना करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, भाई उनका हक है, तो वो वेज रेट फिक्स नहीं रहने देंगे। एंटरप्रेन्योर्स एंड इग्नोरेंट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। भाई तुम कैसे बता सकते हो कि किसी लेबर की इतनी मार्जिनल प्रोडक्ट है? यू कांट मेजर, इट इज नॉट एन कार्डिनल कंसेप्ट जिसको आप मेजर कर पाओ। तो एंटरप्रेन्योर्स को कैसे पता लगेगा किस लेबर ने या किस कैपिटल से मुझे कितना मार्जिनल प्रोडक्ट मिला है? आप उसको मेजर नहीं कर सकते। जब आप उसको ही नहीं मेजर कर सकते तो आप मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से उसको प्राइस कैसे दो? नेग्लेक्ट सप्लाई साइड ऑफ फैक्टर प्राइसेस। इसने सप्लाई को मान लिया फिक्स, चलो जी काम ही खत्म। ये कहता सप्लाई कर लो फिक्स। सिर्फ डिमांड के हिसाब पे आप कैसे कर सकते हो प्राइस मिलेगा? सप्लाई भी तो होनी चाहिए। मैं डिमांड करती जाऊं, पीछे से अगर सप्लाई ही नहीं है या सप्लाई बहुत ज्यादा है तो आप अपने पैसे बचा सकते हो। डज नॉट एक्सप्लेन रेन्यूमरेशन ऑफ एंटरप्राइजेस दैट इज प्रॉफिट्स। इसने वेजेस की बात करी है, रेंट की बात करी है, इंटरेस्ट की बात करी है, पर कहीं भी इसने ये बात नहीं करी कि प्रॉफिट्स कितने मिलेंगे, कब मिलेंगे। इनडिविजिबल फैक्टर्स। इसकी एक एजम्पशन थी कि फैक्टर्स आर डिविजिबल, कि आप फैक्टर्स को डिवाइड कर सकते हो, लेकिन फैक्टर तो डिविजिबल होते ही नहीं। आपके पास बहुत सारी मशीनें होंगी जिनको आप छोटे छोटे स्मॉलर साइज में नहीं तोड़ सकते हो, नहीं यूज कर सकते आप। तो हाउ कैन दिस थ्योरी? कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये थ्योरी कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करती। ये थ्योरी कहती है कि फैक्टर पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का फर्क पड़ता है, फैक्टर पर फर्क पड़ा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का। दैट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो गई कोस, और जो आपका फैक्टर था, प्राइस था, उसका वो हो गया इफेक्ट। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि फैक्टर प्राइजेस अफेक्ट करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को। अब अगर मुझे पूरा दिन काम करने के बाद आप सिर्फ 100 रुपीज दोगे तो मैं काम इतने अच्छी तरह से क्यों करूं? लेकिन अगर मुझे पता है कि जब मैं ज्यादा अच्छा काम करूंगी मुझे पैसे भी अच्छे मिलेंगे तो मैं काम भी अच्छा करूंगी। तो अब क्या हो रहा है? फैक्टर प्राइजेस पे डिपेंड कर रही है मेरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो अब फैक्टर प्राइस हो गया कॉज और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो गई इफेक्ट। तो देयर इज अ कन्फ्लिक्ट इन बोथ दिस। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज पॉजिटिव नॉट अ नॉर्मेटिव थ्योरी। पॉजिटिव का मतलब होता है ठीक है अभी ये है ना, ठीक है, जो जैसा है। नॉर्मेटिव का मतलब होता है व्हाट शुड बी, व्हाट ओट टू बी। नहीं ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होना चाहिए। ये थ्योरी सिर्फ ऐसे बताती है कि फैक्टर और प्राइजेस कैसे डिटरमाइन होते हैं। ये बिल्कुल नहीं कहती कि हाउ फैक्टर प्राइजेस शुड बी डिटरमाइंड, कैसे होने चाहिए। ऑल्सो दिस थ्योरी सेज कि प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, बट प्रोडक्ट मार्केट्स आर नॉट परफेक्ट। सो शॉर्ट रन में ये थ्योरी हो गई भाई बेकार। बट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिस थ्योरी डज ऑफर अ गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्टर प्राइजेस। इसी रीजन की वजह से दिस थ्योरी इज स्टिल अलाइव एंड ऑफर्स अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्टर प्राइजेस।